सोचो दिल्ली की सुबह है, पर आपको सूरज दिख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शहर एक जहरीली धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। और ये अब हर साल की कहानी बन गई है, राइट? तो इस क्राइसिस के पीछे आखिर पॉलिसी क्या है, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, और इससे जुड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स आज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। चलो आज इसी रिकरिंग प्रॉब्लम को और दिन भर की दूसरी बड़ी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेस करंट अफेयर्स पावर पैक। देखो, अगले कुछ मिनट्स में ना हम वो सारी क्रिटिकल न्यूज़ कवर करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एब्सोल्युटली जरूरी हैं। सो फुल फोकस, ओके? हम यहाँ सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स और कनेक्शंस को समझेंगे। ऐसी चीजें जो आपको प्रीलिम्स में बाकियों से आगे रखेंगी। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले पार्लियामेंट चलेंगे, देखेंगे एजुकेशन का फ्यूचर कैसे लिखा जा रहा है। फिर इकोनॉमी की नब्ज टटोलेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रोल समझेंगे, एनवायरनमेंट की चैलेंजेस देखेंगे और लास्ट में कुछ क्विक फायर अपडेट्स के साथ रैप अप करेंगे। रेडी? ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नीति और कानून। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव डिस्कस होने वाला है। सवाल यह है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रहा है? ओके, सो इस बिल का नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। अब इसका मेन मकसद क्या है? बेसिकली हमारे हायर एजुकेशन का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स और बिखरा हुआ है। अलग अलग बॉडीज, अलग अलग रूल्स। तो इस बिल का काम है इस पूरे जाल को हटाकर एक साफ सुथरा स्ट्रीमलाइंड नया स्ट्रक्चर बनाना। सिंपल। और इस पूरे बिल का जो कोर आइडिया है ना, वो है VBS। इसे अच्छे से समझना, क्योंकि ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। ये एक 12 मेंबर की एपेक्स बॉडी, यानी सबसे ऊपर की बॉडी बनेगी। और ये क्या करेगी? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC, और बाकी जितने भी रेगुलेटरी काउंसिल्स हैं, उन सब की पावर्स को अपने अंदर ले लेगी। सो बेसिकली वन सिंगल सुपर पावरफुल बॉडी। ठीक है, अब VBSA के अंदर 3 नए काउंसिल्स भी बनेंगे। पहला, विकसित भारत विनियमन परिषद, ये रेगुलेशन का काम देखेगी। दूसरा, गुणवत्ता परिषद, इसका काम होगा एक्रेडिटेशन और क्वालिटी चेक्स। और तीसरा, मानक परिषद, जो स्टैंडर्ड सेट करेगी। और प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, इनके नाम और इनके फंक्शंस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पॉलिसी से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं इकोनॉमी की तरफ। सवाल यह है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आखिर बता क्या रहे हैं। देखो, नवंबर के महंगाई के नंबर्स आ गए हैं और हेडलाइन नंबर देखकर तो लगेगा वाओ सब ठीक है, लेकिन क्या ये पूरी स्टोरी है? लेट्स फाइंड आउट। जरा इस नंबर को देखिए, जस्ट 0.7%। ये अब तक का सेकंड लोएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रेट है जो रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, राइट? आम आदमी के लिए राहत की खबर। बट रुक जाओ, देयर इज अ कैच हियर। और ये स्लाइड उस कैच को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। इस चीज को कहते हैं बेस इफेक्ट। ध्यान से सुनो। पिछले साल यानी नवंबर 2024 में इन्फ्लेशन 5.5% पर था। अब क्योंकि पिछली बार का नंबर इतना हाई था, उसके कंपैरिजन में इस साल का छोटा सा बदलाव भी इन्फ्लेशन को बहुत कम दिखा रहा है। तो इसका मतलब साफ है, ये जो राहत दिख रही है ना, ये असली महंगाई में कमी से ज्यादा पिछले साल के हाई नंबर्स का एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन है, ए ट्रिक ऑफ द नंबर्स। और एक और बड़ा फैक्टर है, वो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI बास्केट। देखो, इसमें फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज कितना है? ऑलमोस्ट 46%, बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या, नवंबर में फूड प्राइसेस एक्चुअली 2.8% से नीचे गए। तो सोचो, इतने बड़े वेटेज वाली चीज जब नीचे जाएगी तो वो पूरे इन्फ्लेशन के नंबर को भी अपने साथ नीचे खींच लेगी। सिंपल मैथ। तो सवाल यह है कि आगे RBI क्या करेगी? इस साल यानी 2025 में ऑलरेडी 125 बेसिस पॉइंट से रेट्स कट किए जा चुके हैं। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि फरवरी 2026 की मीटिंग में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो वेट एंड वॉच मोड में जा सकती है। क्यों? 2 रीजंस हैं। एक, वो देखना चाहते हैं कि पुराने रेट कट्स का पूरा असर इकोनॉमी पर क्या होता है, और दूसरा, 2026-27 में एक नई मोर एक्यूरेट CPI सीरीज आने वाली है, तो मे भी वो उसका वेट करना चाहते हैं। स्मार्ट मूव, राइट? तो देखो, इकोनॉमी को रेगुलेट करने में RBI का रोल तो एकदम क्लियर है, लेकिन जब बात आती है देश के कानून को रेगुलेट करने की, तो जुडिशरी का रोल कितना है? जुडिशरी की सीमाएं क्या हैं? और यहां से हम एंटर कर रहे हैं हमारे अगले सेक्शन, अदालत और संविधान में, और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जुडिशियल ओवररीच। देखो,
हमारे संविधान निर्माता जैसे पंडित ठाकुरदास भार्गवा, उनका विजन काफी क्लियर था। वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट आर्बिटर हो, मतलब आखिरी फैसला उसका हो। बेसिकली कोर्ट का काम एक अंपायर की तरह हो जो गेम के रूल्स को एनफोर्स करे। तो इस अंपायर बनने में और प्लेयर बनने में आखिर फर्क क्या है? इस स्लाइड पर एक बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन है। सोचो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंपायर का काम है कानून की वैलिडिटी चेक करना। सिंपल, क्या ये संविधान के दायरे में है या नहीं, दैट्स इट। लेकिन जब कोर्ट ये कहने लगे कि हे, ये कानून बनना ही चाहिए या इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तब वो ओवररीच कहलाता है। वो लॉ मेकिंग की डोमेन में एंटर कर रहा है। और ये जो सीमाएं हैं ना, ये बहुत ही नाजुक होती हैं। ओके, चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं एनवायरनमेंट एंड साइंस पर। एक तरफ हम बात करेंगे जमीन पर पोल्यूशन से और दूसरी तरफ चांद तक जाने की। तो पोल्यूशन से मून तक, नई चुनौतियां और नए सॉल्यूशंस। दो द स्टबल बर्निंग मिस्ट्री। सवाल यह है कि क्या आग लगने की घटनाएं सच में कम हो रही हैं? सरकार तो दावा कर रही है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के इंसिडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन क्या ये आंकड़े पूरा सच बता रहे हैं? लेट्स इन्वेस्टिगेट। तो इस मिस्ट्री का जवाब छिपा है डेटा के सोर्स में। देखिए, दो तरह के सैटेलाइट से हम इसको मॉनिटर करते हैं। सरकार यूज कर रही है पोलर सैटेलाइट का डेटा। ये सैटेलाइट सुबह 10 से 11:30 के बीच इंडिया के ऊपर से निकलता है और इसके डेटा में फायर इंसिडेंट्स कम दिख रहे हैं। पर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, वो एक ही जगह को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती हैं और उनका डेटा क्या बता रहा है कि किसानों ने पराली जलाने का टाइम ही बदल दिया है। अब वो शाम को जलाते हैं ताकि वो पोलर सैटेलाइट की नजर से बच सके। क्लासिक केस ऑफ अडैप्टिंग टू द सर्वेलेंस, राइट? और अब साइंस से एक सुपर फ्यूचरिस्टिक अपडेट। नाम है लूनाक्रीट। सोचो, ये एक हाइपोथेटिकल मटेरियल है, बिल्कुल कंक्रीट जैसा, जिसे चांद पर ही वहां की मिट्टी से बनाया जा सकता है। जस्ट इमेजिन, फ्यूचर में जब लूनर बेसिस बनेंगे तो ये चीज कितनी कितनी गेम चेंजिंग हो सकती है। नो नीड टू कैरी हैवी मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ। ऑलराइट, पर अब टाइम है हमारे रैपिड फायर राउंड का। छोटी मगर मोटी बातें, दिन भर की जरूरी खबरें एक नजर में। लेट्स क्विकली गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स यू एब्सोल्युटली शुड नॉट मिस। फर्स्ट अप एक अपडेट है प्रोजेक्ट चीता से। कूनो नेशनल पार्क के बाद अब मध्य प्रदेश का वीरांगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतास का तीसरा घर बनने जा रहा है और ये ट्रांसलोकेशन मॉनसून 2026 तक हो सकता है। ग्रेट न्यूज फॉर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस का नारी सशक्ति प्रोग्राम। जस्ट इमेजिन, सिर्फ नवंबर के महीने में 21,000 से ज्यादा वुमेन एंड गर्ल्स ने सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किया। गवर्नेंस और सोशल इश्यूज के लिए दिस इज अ फैंटास्टिक केस स्टडी। स्पोर्ट्स से एक अपडेट। केन्या के 15 साल के शेन चंदारिया ने F4 इंडियन चैंपियनशिप जीत ली है एंड ही इज नाउ इट्स यंगेस्ट एवर चैंपियन और टीम टाइटल गया है चेन्नई टर्बो राइडर्स को। तो आज हमने क्या देखा? नई पॉलिसीज जो एजुकेशन को बदल सकती हैं, एक बदलती इकोनॉमी जो नंबर्स के पीछे एक अलग कहानी छिपाए है, और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो लिटरली जमीन से चांद तक के सपने दिखा रही हैं। इन सभी चीजों को जोड़कर आपसे मेरा एक सवाल है, इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए आपके हिसाब से 2026 का इंडिया कैसा दिखेगा? सोचो इसके बारे में और अपने विचार जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। टेक केयर।